हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 का जो एसएसटी का पेपर है उसका मॉडल पेपर आज हम करेंगे। इससे पहले हमने सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला प्रश्न बहुविकल्पीय में है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी। इसका उत्तर है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किताब उन्होंने 3 बुक्स में 3 खंडों में लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया करके, ये आप नोट कर लेना। दूसरा है 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ। तो इसका उत्तर है वर्ली विद्रोह हुआ, वर्ली रिवोल्यूशन हुआ। तीसरा है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त उनका मूल नाम था। ऑप्शन है बी। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। झरने का जल, अर्ध उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, ये जो है ये प्राकृतिक है, भगवान ने बनाए हैं। मानव निर्मित है, कैंसर उपचार की औषधियां। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो देखिए बच्चों, समय, जैव पदार्थ और स्थलाकृति ये मृदा निर्माण के कारक है, जबकि मृदा का गठन है इसका मृदा निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है ब्राजील, भारत नहीं है, भारत चाय का है। धर्मनिरपेक्षता से अर्थ है, इसका उत्तर है धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा। अगला है प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे। तो इसका उत्तर है असंख्य थे। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर सौंपी गई है। जो गरीब हैं। अगला है अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं। 60 से भी ज्यादा रहते हैं। निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। बी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ हुआ था। नसीराबाद की छावनी में हुआ था। निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश में कम पाया जाता है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। लड़कियों में स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। 73वें संविधान संशोधन विधेयक में अपनाया गया। सही विकल्प चुनकर रेगिस्तान भरिए। असम के आदिवासी चाय बागानों में काम करने के लिए जाने लगे। असम में चाय होती है, याद रखना, ऐसे असम और ऐसे चाय। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसको मिल गए थे। ब्रिटिश साम्राज्य को मिल गए थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून 2006 से लागू हुआ था। सतत विकास लक्ष्य में 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का मंदिर बूंदी में है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां व गुल्म उगते हैं। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। आगे आपको वाक्य को पढ़कर सही पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाना है। मैंने टी और एफ लिख दिया है। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। ये एक बात बिल्कुल सही है। अगला है
बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पास हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पास हुआ था। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, ये भी गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सुबह वफादारी की शपथ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। भारत में लगभग 500 से भी अधिक आदिवासी समूह हैं, बिल्कुल सही बात है। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, ये गलत है। अब आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। राजा राम मोहन राय ये थे ब्रह्म समाज के। इसके बाद आप देखिए विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक ये है चिली। कौन सा है? चिली। अगला है आपका महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, ये है उदयपुर में। मर्दापर्दन को रोकने के लिए चट्टान बांध बनाए जाते हैं। और खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पे है? सीकर में। जय खाटू श्याम जी की। अगला है भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने पहली बार किसको नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर है बच्चों जेम्स रैनिल को। अगला है 1819 से 1826 तक मद्रास के गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर है सर थॉमस मुनरो थे। प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। वर्षा जल के कोई संग्रहण के कोई दो उपाय बताओ। वर्षा जल को हम जल संग्रहण के लिए हम वर्षा जल को संग्रह कर सकते हैं, हम बांध बना सकते हैं। अगला है कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद की होती है। अब हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है। 10 से 17 तक 7 प्रश्न हमें करने हैं। पहला प्रश्न है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद किन बातों पर विवाद था? कारण तो कई हैं, आपको 3 कारण लिखने हैं, तो मैंने आपको 4 कारण लिखवाए हैं। पहला है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्न बातों पर विवाद था। नंबर 1, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया था। 2 नंबर, उन्होंने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की थी। 3 नंबर, उन्होंने कंपनी को सिक्का डालने का अधिकार देने पर मना कर दिया और किलाबंदी का विस्तार करने से रोक दिया। नंबर 4, नवाबों ने कंपनी पर कर अदा नहीं करने के साथ साथ असम्मानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। 11वां प्रश्न है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस प्रकार बदली? कोई 3 नीतियां आपको बतानी है। पहली है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया। इस कानून के अंतर्गत क्या था? एक कानून पारित किया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार अंग्रेज सरकार के हाथ में आ गए, ब्रिटिश सरकार ने के साथ में आ गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अगला है शासकों को उनके क्षेत्र में प्रशासन करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया। और तीसरा था उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न है संसाधन क्या है? तो उत्तर नोट करो बच्चों, लिख लो। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता या प्रायोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। अगला है बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। तो ये चित्र है, इसमें बायोगैस संयंत्र में 3 पार्ट होते हैं। पहला है करदम, दूसरा है गैस टैंक, ये मिट्टी के अंदर होता है, और तीसरा है निकास जिससे हमें खाद और उर्वरक मिलते हैं। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर है सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। भारत में सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। 18 साल से ऊपर जो भी हो, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको वोट देने का अधिकार है।
अगला है न्यायपालिका की क्या भूमिका है। न्यायपालिका के कार्यों को मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विवादों का निपटारा करना, दूसरा है न्यायिक समीक्षा करना, तीसरा कानून की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करना। अगला है राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योग स्थलों को बताइए। तो पहला है भीलवाड़ा। देखिए बच्चों, जहां पर ये मैंने बी लिखा है ना, ये है भीलवाड़ा। जहां पर मैंने जे लिखा है वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर। और तीसरा ये जो पाली और अजमेर के बीच का इलाका है जिसे हमने कहा है ब्यावर। साइबर सुरक्षा के उपाय हमें 3 बताने हैं। तो साइबर सुरक्षा करने के लिए हमें अपने पासवर्ड और एटीएम पिन को समय समय पर बदलते रहना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। कोई आपसे फोन करके पूछे ना तो आपको कभी नहीं बताना है। अपने कंप्यूटर लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी को भी फोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी ना दे। कोई आपसे फोन करके पूछता है, कोई आपसे ईमेल करके पूछता है, उसको कभी भी नहीं बताना चाहिए। अगला है पार्ट सी। पहला प्रश्न है, 3 प्रश्न है, 18 से 21। पहला है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया। उत्तर है गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। इसे अमीर गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्होंने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया। दूसरा है इसका ही अथवा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान क्यों किया गया। तो देखिए नोट कर लो बच्चों कि कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधारों पर निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। पहला निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में हम क्या करते हैं कि खेत पर परिवार के लोग जो हैं वो जीवन निर्वाह के लिए फसलों का उत्पादन करते हैं। दूसरा है निर्वाह कृषि में अधिकांश काम हाथ से ही किया जाता है। तीसरा है इसमें पूंजी की आवश्यकता कम पड़ती है, घर वाले ही काम करते हैं, सारा काम हाथ से करते हैं, तो हमारे को ट्रैक्टर वगैरह कोई खर्चा नहीं होता है। इसमें निम्न प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसमें आप कोई भी ना टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं। जबकि वाणिज्यिक कृषि में हम क्या करते हैं, निर्वाह कृषि में तो हम अपने घर के लिए, अपने अनाज के लिए फसल उगाते हैं। वाणिज्यिक कृषि में हम फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचने के लिए करते हैं। इसमें हमें ज्यादा पैसे चाहिए, ज्यादा श्रम चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए और आधुनिक औजार भी चाहिए। ठीक है, अब आपको जो छोटा सा खेत है तो आप हाथ से फसल काट लोगे, बड़ा सारा खेत है तो आपको ट्रैक्टर वगैरह चाहिए, तो इसमें ज्यादा खर्चा होता है। फिर ये 3 तरह की होती है। पहली होती है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें हम क्या करते हैं कि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन और पशुपालन करते हैं। भी हम वो फसलें उगाते हैं जो हमारी मार्केट में बिक जाती हैं। दूसरा है मिश्रित कृषि। इसके अंदर भूमि का उपयोग हम भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए करते हैं। तीसरा है रोपण कृषि। रोपण कृषि में हम क्या करते हैं, चाय, कॉफी, रबड़, केला, कपास इनको ही उगाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किसी एक कृषि फार्म की गतिविधियों का वर्णन करो। तो नोट करो बच्चों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक गांव है आदिलाबाद। यहाँ एक किसान मुन्ना नाल के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है। मुन्ना लाल के पास कितनी भूमि है, 1.5 हेक्टेयर भूमि है। वह गांव में रहता है, उच्च उत्पादकता वाले बीज खाद खरीदकर फसल उगाता है, साल में 2 फसलें उगाता है, किराए पर ट्रैक्टर मशीन लाता है, गेहूं चावल दाल उगाता है। वह कृषि में अपने मित्रों और सरकारी अधिकारियों की मदद लेता है, सिंचाई भी नलकूप किराए पर लेकर करता है। मुन्ना लाल भैंस और कुछ मुर्गियां रखता है, दूध सहकारी भंडार में बेचता है, परिवार के सभी सदस्य उसकी मदद करते हैं, वह अपना उत्पाद समीप की मंडी में बेचता है। 20वां प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई 2 मौलिक अधिकारों के बारे में हमें बताना है। तो देखो हमारे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का मतलब है कि कानून की नजर में सब लोग समान हैं। सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है।
इसमें यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, लेडीज हूँ, जेंट्स हूँ, सबके साथ बराबर रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। हर बंदा, ये नहीं है कि कोई बंदा, गरीब आदमी स्कूल नहीं जा सकता है, अमीर आदमी जा सकता है, सब बरोबर हैं। रोजगार के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इसके कुछ अपवाद है। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। राज्य कोई भेदभावजनक पदवियां प्रदान नहीं करेगा। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है। कोई भी बंदा अपनी बात बोल सकता है, सभा या संगठन बना सकता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने, कोई भी धंधा करने, पेशा कारोबार करने का अधिकार शामिल है। इसमें जीवन की स्वतंत्रता और निवारक नजरबंदी का अधिकार भी शामिल है। शोषण का अधिकार, संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और मतलब किसी से जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हो। 14 साल से कम बच्चों को मजदूरी पर लेना कानूनन अपराध है। अगला है निरंकुशता। क्या है संविधान में, इसका क्या हल होना चाहिए? निरंकुशता का अर्थ है किसी की शक्ति पर कोई अंकुश ना होना। लोकतंत्र में संविधान ऐसे नियम तय करता है जिससे राजनेताओं के हाथ सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। ऐसे नियम मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। दूसरा है लोकतंत्र में संविधान बहुमत की निरंकुशता को रोकता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। अगला है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? तो 7 चरणों में हुआ था। तो अगला है मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल है? मत्स्य संघ में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली रियासत सम्मिलित थी। इस संघ की राजधानी अलवर थी। इस संघ की राजधानी अलवर थी और जोधपुर राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह और प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत थे। अगला चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान में सम्मिलित राष्ट्रों के नाम बताइए। तो देखिए चतुर्थ चरण में क्या हुआ था कि वृहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान जो पहले बना हुआ था तृतीय चरण में, उसके अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय हो गया था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, जो आपका क्लास 8 का एसएसटी का मॉडल पेपर है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आराम से आप इसको देखिए और कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे पूछिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आए और सब अच्छे मार्क्स से पास हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।